सो हमने कहा था आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ऐसा बात बोला था मैंने, कुछ बोला था क्या? उस सीरीज में हमने कहा था ऐसा होता है कुछ कि भाई कौन पॉजिटिव है, मतलब अगर दो जनों को हम घिसाई करेंगे, दो लोगों को घिसेंगे तो कौन पॉजिटिव बनेगा कौन नेगेटिव बनेगा, उसकी पूरी सीरीज है कि भैया मैं सिल्क हूं तो मैं नेगेटिव हूं, मैं क्या बोलते गिलास हूं तो पॉजिटिव हूं, मैं आयरन हूं तो ये हूं, मैं यूं हूं तो ये हूं। ऐसे कुछ बातें थी ना। तो वो सब सीरीज हम कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, वो तो याद करने वाली बात है, वो हम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी का मुद्दा क्या है? अभी का मुद्दा ये रहेगा कुछ बेसिक टर्म्स को समझना। क्या बोला मैंने? कुछ बेसिक बातों को समझना और चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। बेसिक में एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, बेसिक में एक बात बताऊंगा मैं आपको। तो बेसिक में हमारे पास एक बात है जिसका नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है उसका? वर्क फंक्शन। तो ये ना क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 2 में होता है ये वर्ड, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो बहुत सिंपल चीज है ये। बेसिकली देखो, हल्का हल्का समझा रहा हूं मैं, इसकी डेफिनेशन यहां पे नहीं आती, फिजिक्स में ही हम पढ़ेंगे। जब हम एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ये सब पढ़ेंगे तब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बहुत हल्का हल्का देख रहे हैं। देखो वर्क बेसिक्स में बताऊं तो अभी चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए आपके पास एक एटम है, तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसे सेल्स होते हैं, मान लो ये वैलेंस सेल है तो ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, आपको पता है ना कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, ये बात बताया मैंने बताया? प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। ये तो सबको पता ही होता है। तो अंदर की तरफ अट्रैक्शन है और हम चाहते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हो? हम चाहते हैं कि भाई ये कोई एटम से मिलके एक मेटल बना हुआ है। मेटल क्या बना हुआ है? मेटल। चलो मैं रफ भाषा में बोलते रहूं। अगर आप सिंपल समझो, एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस क्या है? मेटल सरफेस। और आप चाहते हो कि उसके अंदर से ना इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एक मेटल सरफेस से आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो आपको बाहर फोर्स लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये बताओ। बाहर एनर्जी लगानी पड़ेगी नहीं लगानी पड़ेगी? ये बताओ। बहुत रफ भाषा में समझ रहे हैं हम, ऐसे सिंपल भाषा में। इसको कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो उसी एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अभी बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो, वरना डीप तो मैं बहुत जा सकता हूं। वर्क फंक्शन का क्या मतलब समझे आप? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल जाए। मेरी बात समझे? तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं, डीप नहीं जा रहा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब इसका यूज क्या है सर? आपने क्यों पढ़ाया ये? इसका यूज मैं आपको समझाऊंगा, पहले नोट कर लो। क्या ऑनलाइन में सही बच्चों को क्लियर है? आई होप क्लियरिटी आ रही होगी थोड़ी बहुत। आज थोड़ी बहुत क्या फुल आ रही है? मुद्दा ये है कि आपने एक वर्ड लिखवाया यहां पर वर्क फंक्शन। इसका यूज कहां पे करेंगे? देखो इसका यूज ऐसे होगा, ध्यान देंगे। छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप दो बॉडी को घिस रहे हो, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, तो मुझे ये बताओ ए और बी में कौन अगर दोनों को हमने रब किया, आपस में रब फ्रिक्शन दिया, तो कौन नेगेटिव बनेगा? विच इज नेगेटिव, विच इज पॉजिटिव? विच इज नेगेटिव, कौन नेगेटिव बनेगा बताओ? अगर हम दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन देंगे तो नेगेटिव वो बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। मान लेते हैं हम कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये नेगेटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, मतलब इसका वर्क फंक्शन लोअर है, लोअर वर्क फंक्शन। नहीं समझे मेरी बात को? मेरी बात नहीं समझे? अगर किसी का वर्क फंक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से गया है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है? कम एनर्जी में ही निकल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या इसमें से निकला? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, मतलब इसका वर्क फंक्शन क्या होगा? यहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकल रहा। तो ध्यान रखना कि विच इज नेगेटिव, नेगेटिव कौन होता है बताओ? विच इज नेगेटिव, हायर वर्क फंक्शन वाला। और पॉजिटिव कौन होता है? देखो अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया है तो ये नेगेटिव हो गया। समझ पा रहे बात को? ये नेगेटिव हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लोअर वर्क फंक्शन वाला पॉजिटिव होता है और हायर वर्क फंक्शन वाला क्या होता है? ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से
और केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन ना कि कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे, वर्क फंक्शन, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आ सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं, तो बातों को नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपना बेटा हमने ये पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, कौन न्यूट्रल होता है, कौन ये होता है, वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया। अब एक टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा, क्या बता रहा हूं, सिंपल सा टॉपिक है, देखो, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग इज द टॉपिक, कि भाई मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसको कैसे किया जाए ये समझते हैं फटाफट, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे, मजा आ जाएगा। तो मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सिंपल भाषा में बताओ आपको। तो पहला आप जानते हो रबिंग, जानते हो नहीं जानते हो? अरे रबिंग तो सब जानते हो यार, दो बॉडी को पकड़ो ऐसे ऐसे घिस दो, क्या होगा फिर, एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव बन जाएगा, और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो रबिंग तो समझ में आ गया होगा। रबिंग में क्या होता है, हम फ्रिक्शन देते हैं, तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं हम लोग, ये फ्रिक्शनल मेथड बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल मेथड है ना, फ्रिक्शनल मेथड, या इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो फ्रिक्शन के द्वारा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब सेकंड मेथड होता है प्यारे बच्चों, यहां पर बहुत ही सिंपल मेथड होता है। सेकंड होता है आपका, बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। सेकंड मेथड इज कंडक्शन। अब इस थर्ड मेथड जो होता है इसको बताऊंगा। देखो कंडक्शन में क्या होता है, कॉन्टैक्ट। ये ऐसा मेथड है कि हम कॉन्टैक्ट करवा के चार्ज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे कौन कौन से मेथड है जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा रबिंग, दूसरा पढ़ रहे हैं हम कंडक्शन। कंडक्शन में कॉन्टैक्ट की नीड पड़ती है, और तीसरा अभी बताऊंगा डिटेल में बातें करेंगे। और तीसरा होता है अपने पास इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें कोई कॉन्टैक्ट की नीड नहीं होती, नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें आपको कॉन्टैक्ट की नीड नहीं होती, विदाउट टचिंग, चार्जिंग विदाउट टचिंग। यहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, यहां पर कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता। रबिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। तो टॉपिक का नाम लिख के फटाफट करेंगे हम, आगे बढ़ते फटाफट। पूरे 2 घंटे पढ़ना है, जान लगाना है, चैप्टर को आगे बढ़ाना है। गाइस रबिंग के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, कि मैंने आपको बताया था कि जब घिसते हैं तो क्या होता है ना। तो रबिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं हम। कंडक्शन और इंडक्शन को फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंडक्शन। तो प्यारे बच्चों द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्शन। ध्यान देंगे दिल से, आपके दिल जान सब कुछ यहां होना चाहिए, ठीक है ना। कंडक्शन, तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है समझिए, मैं आपको बहुत बेसिक बताता हूं जो आता है एग्जाम में। तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज है। बता दिया मैंने कूलम क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। 10 के मतलब वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू। 10 कूलम का चार्ज है, और कोई वहीं पर एक आइडेंटिकल बॉडी है। आइडेंटिकल मतलब सेम वैसा ही बॉडी, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, बिल्कुल सेम सिमिलर है, पर इसके ऊपर 0 कूलम का चार्ज है। किसका चार्ज है? अगर मैं इसको उठा के यहां ले जाके टच करवा दो, टच करवा दिया मैंने, टच यानी कॉन्टैक्ट करवा दिया। कॉन्टैक्ट हम वायर के थ्रू भी करवा सकते हैं जनरली, पर हम जाके टच कर देते हैं। मान लो कैसे भी हमने कॉन्टैक्ट करवा दिया, वायर लगा दिया, तार लगा दिया, दोनों को पकड़ के चिपका दिया, कुछ भी कर दिया, तो कॉन्टैक्ट कर। देखो अभी ये चार्ज है, ये प्लस का 10 कूलम है, पर ये वाला बंदा अभी किस पर है, 0 कूलम पर, ये न्यूट्रल है। पर टच करने के बाद पता क्या होता है, देखो टच करने के बाद फाइनली पता क्या होता है, फाइनली ये होता है कि जो आपका पहला वाला स्फीयर है, पहला वाला, और ये आपका दूसरा वाला स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज हो जाता है 10 + 0/2। इसके ऊपर भी इतना ही हो जाता है, 10 + 0/2। पता है इसका मतलब क्या है, कि इन दोनों पे जो चार्ज आता है ना, एक प्रकार से दोनों का एवरेज आता है। एवरेज आपको इसकी वैल्यू जोड़ के 2 से डिवाइड करनी है, और दोनों पर सेम ही होगा। तो देखो आंसर कितना आ गया बताओ, इसके ऊपर 5 कूलम और 5 कूलम, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज था, इस पे चार्ज नहीं था। तो जैसे हमने कांटेक्ट किया, चार्ज उधर चला गया। ऐसा मान लो अब चार्ज का फ्लो हो गया। मेरी बात नहीं समझे? एक्चुअली ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। तो सबको छोड़ो, ज्यादा से कम की तरफ चार्ज का फ्लो हुआ, और 5 कूलम यहां पैदा हो गया, 5 कूलम यहां पैदा हो गया। तो क्या एक न्यूट्रल बॉडी को
एक 0 कूलम के चार्ज को, मतलब 0 कूलम वाले बंदे को हमने 5 बना दिया, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, आपको मैं करवाऊंगा, इसे नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन पर्पस से है, ठीक है ना, बोर्ड्स पर्पस से है। क्वेश्चन कह रहा है 3 स्फीयर है, ए बी सी आर आइडेंटिकल। स्टेप 1 हम डायग्राम बनाएंगे, 3 स्फीयर बनाएंगे हम, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, तीनों एक जैसे। इस पे 10 कूलम है, इस पे 5 कूलम है, और ये न्यूट्रल है 0 कूलम। कह रहा है ए और बी को हमने टच करवाया, स्टेप 1 ये है। स्टेप 2 में हमने ए और बी को टच करवाया है, ये ए है आपका, ये बी है आपका, ये सी है आपका। ए और बी को टच किया, टच करोगे तो पता क्या होगा, 10 माइनस, इस पे कितना आएगा, इस पे आएगा 10 माइनस 5/2, इसके ऊपर कितना आएगा 10 माइनस 5/2, और सी सेम का सेम रहेगा, 0 का 0, क्योंकि यहां पर देखो ना ये माइनस का है ना, इसीलिए हमें एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे ना, पर ये माइनस है तो इसलिए माइनस। नहीं समझे मेरी बात? अरे बेवकूफो, कैसे करोगे आप, ऐसे तो लिखोगे एवरेज, ऐसे लिखोगे 10 प्लस माइनस 5/2, ये तो लिखोगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है ना कि आप गलती ना करो फ्यूचर में। भैया एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, वो समय के साथ आता है, और कुछ लोग पैदा होते ही लेके आते हैं, है ना। तो चलो, तो 10 माइनस 5/2, 10 माइनस 5/2, ए और बी का हिसाब हो गया। तो ए पर आ चुका है 10 में से 5 गया, 5/2 यानी 2.5, 2.5 इसके पास भी आ गया, और 2.5 इसके पास भी आ गया। तो हमारे पास ए और बी के पास 2.5 है, और सी अभी भी क्या है, सी अभी भी 0 कूलम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखा है 3 स्फीयर्स ए बी सी आर आइडेंटिकल। ए बी सी पे चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम माइनस 5 कूलम, सी है न्यूट्रल। बोला है फर्स्ट ए एंड बी आर कॉन्टेक्टेड, पहले ए और बी को हमने क्या किया है, कॉन्टेक्ट किया गया है। देन सी इज कॉन्टेक्टेड विथ बी, तो मैंने सेम ऐसे किया, देखो तीनों को लिख दिया, ए बी सी को लिख दिया। सबसे पहले ए और बी को कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट करने से कॉन्सेप्ट लगा दिया, और सी तो सेम का सेम है। अब कह रहा है कि अब सी को कॉन्टेक्ट किया गया हमने बी से, अगले स्टेप में सी और बी को कॉन्टेक्ट में लिया गया है। मेरी बात नहीं समझे, सी और बी को कॉन्टेक्ट लिया गया है, तो क्या होगा बताओ, सोचो, 2.5 प्लस 0/2, 2.5 प्लस 0/2, 2.5 प्लस 0/2, समझ में आया? तो आंसर आएगा 2.5 का भी आधा, तो 25/20, 25/20, 25/20, ठीक है। तो फाइनल चार्ज की बात करें तो ए पर कितना आ चुका था, ए पर था 2.5, और बी पर फाइनली कितना आया, बी ये बन चुका है ना, बी पर आया 25/20, कितना आया 25/20, और सी पर भी कितना आया है, सी पर भी 25/20 कूलम कूलम कूलम। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ है। 3 स्फीयर्स है, सबकी वैल्यूज दी हुई है, बोला ए है 10, बी है -5, सी है न्यूट्रल। सी क्या है, फर्स्ट ए एंड बी आर कॉन्टेक्टेड, पहले ए और बी को हमने कॉन्टेक्ट किया तो हमने कर दिया। फिर बोला है सी को टच किया गया बी के साथ, तो पहले ए और बी को टच किया, फिर जो सी था, सी 0 था, उसको बी के साथ टच किया। आई होप सबको समझ में आया हो। तो हमारा फाइनल आंसर ये है, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों, हमने अभी कंडक्शन पढ़ लिया और पता लग गया कि कंडक्शन में जब एक न्यूट्रल बॉडी को टच करवाते हैं तो उसमें क्या आता है, चार्ज आता है। अब पढ़ेंगे हम थर्ड मेथड। थर्ड क्या था, याद है किसी को? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थर्ड क्या था, बताओ 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 बताओ। इंडक्शन, इंडक्शन, इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, इसमें ना हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग विद अ बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, विदाउट एक्चुअल टच, विदाउट एक्चुअल टच है ना, बिना टच के भी। इसमें होता क्या है सर क्या होगा, जादू समझा रहा हूं। देखो इसके अंदर क्या है, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं। देखो मान लीजिए, कुछ स्टेप से फॉलो कीजिए। देखिए मान लीजिए यहां पर एक स्फीयर है, समझिए, और ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया। क्या बताया प्यारे बच्चों? अगर 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव भी होंगे।
ए न्यूट्रल बॉडी। अब ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब यहां पर एक मैं नेगेटिव बॉडी लेके आ रहा हूं, समझना मेरी बात को। इसके पास में एक नेगेटिव बॉडी ले आया जो ऑलरेडी से नेगेटिव है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक नेगेटिव बॉडी में ले आया, तो पता क्या होगा, देखो सोचो, तो पता क्या होगा, ये जो नेगेटिव है सभी पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और तीनों नेगेटिव को धक्का मार देगा। मार देगा नहीं मार देगा? मेरी बात नहीं समझ पा रहे बेटा नितिन? दर्द हो रहा है? पूछ रहा हूं, हुआ नहीं हो रहा? ठीक है, समझो ना बात को। पहले दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जैसे किसी नेगेटिव को लेके आओगे वो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को खींच लेगा और नेगेटिव को धक्का मार देगा। धक्का, क्या मैंने आपको बता दिया था कि प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस अट्रैक्ट बता दिया था, और बोला था कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, कुछ बता दिया था ना ये, क्या अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है। अब मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या किया, इस नेगेटिव बॉडी को जैसे लेके आए, इसने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया और नेगेटिव को धक्का मार दिया। और एक हमारी धरती माता को जानते हो आप? धरती माता को, अर्थ, धरती माता को अगर हम यहाँ एक वायरिंग कर दे, अगर यहां से एक वायरिंग कर दे, इसको बोलते हैं हम अर्थिंग। क्या बोलते हैं? और ये सबने सुना है अर्थिंग वर्ड, नहीं सुना? अर्थिंग में पता क्या होता है, जो ये चार्ज होता है ना, चार्ज, ये सब अर्थ में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? अगर ये अर्थ में चले गए तो सोचो क्या होगा, अगर ये अर्थ में चले गए तो सोचो क्या होगा। कुछ ऐसा होने वाला है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव बचने वाला है। क्या बोला मैंने? सिर्फ पॉजिटिव बचने वाला है, क्योंकि आपने नेगेटिव को अर्थ में भेज दिया। क्योंकि देखो जैसी वायरिंग करोगे ना वो अर्थ में चला जाएगा। पता तुम्हें, अर्थ, हम अर्थिंग की वायर भी देते हैं घर के अंदर कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो अर्थ में घुस जाए। पता तुम लोगों को नहीं पता ये? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी गलती है भाई, मैं सही पढ़ा रहा हूं। मेरी बात समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो? तो हम जो अर्थिंग करते हैं उसकी वजह से ये नेगेटिव वाले मान लो अंदर चले गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब अंदर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ, क्योंकि नेगेटिव को हम अंदर भेज देंगे और इस वाले को भी उठा के फेंक देंगे उधर। ये जो बंदा हम लाए थे उसको दूर फेंक देंगे। तो बताओ अब क्या ये बॉडी पॉजिटिव हो गया? पहले एक बॉडी न्यूट्रल था, पहले एक बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, क्या हमने उसको टच किया? टच तक नहीं किया, बस उसके पास एक नेगेटिव लेके आया, उसके पास एक, उस नेगेटिव ने एक प्रकार से पॉजिटिव को पकड़ के रख लिया और बाकी नेगेटिव को हमने अर्थ में डाल दिया। तो बॉडी कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। और मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे मान लो कि दो स्फेयर है, आपस में टच है और ये न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल? न्यूट्रल से हम क्या समझेंगे, मान लो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, ऐसे रफली आइडिया ले रहा हूं मैं। अब इसके बगल में एक और मैं नेगेटिव ले आया मान लो, तो क्या होगा सोचो, ये वाला नेगेटिव क्या करेगा? सभी पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि टच में ना ये, यहां से सारे पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे इस तरफ, और ये नेगेटिव वाला नेगेटिव को धक्का मारेगा, दूर कर देंगे, सारे नेगेटिव दूर हो गए, सारे नेगेटिव। अब इन दोनों स्फेयर को हाथ से पकड़ के अलग अलग कर दो, तो ये वाला पॉजिटिव वाला स्फेयर मिल गया और ये वाला। तो क्या पहले न्यूट्रल थे? पहले ये बंदा न्यूट्रल था, पहले ये भी न्यूट्रल था, अब एक पॉजिटिव हो गया, एक नहीं समझ में आया? देखो इससे पहले, देखो इससे पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, देखो इससे पहले स्लो मोशन में पढ़ो, न्यूट्रल थे, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, लेकिन बाद में क्या हो गया वो दोनों? हाँ, तो आपको सबको समझ में आया क्या? मेरे ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास में, मेरे लाइव क्लास में जो बच्चे देख रहे हैं, क्या उनको इंडक्शन समझ में आ रहा है? बताओ, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। रिपीट तो हम कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी समझ में आएगा। अभी तो बेसिक बता रहा हूं, लिखवा के नहीं पढ़ाया मैंने, तेरे को आया भाई समझ में पूरा? क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, बार बार समझ पा रहे हो? एक बॉडी लेके आ रहे हैं जो चार्ज का सेपरेशन कर दे रहा है, बहुत इजी है। तो अभी है ना, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो डिटेल में पढ़ते हैं फटाफट। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो हमने रफली पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। अभी हमने जो भी पढ़ा है वो बहुत रफ है। अब देखो चार्जिंग है बॉडी। अब इसको स्टेप 1, जब भी इंडक्शन पढ़ना हो तो स्टेप 1 क्या होता है कि आपको एक बॉडी लेना होता है जो कि होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। उसमें अगर दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव होगा। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप टू होता है कि आपको एक तीसरा बॉडी लेके आना होता है, थर्ड बॉडी। एक थर्ड बॉडी लेके आना होता है, चार्ज बॉडी।
ये आपका चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, आप एक चार्ज बॉडी को लेके आते हो इसके पास, नियर ऑफ इट, तो इसके पास ना, इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके आते हो, इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके आते हो, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। स्टेप थर्ड में क्या होता है, ये जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव को खींच लेगा, तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को खींच लेगा और नेगेटिव को दूर कर देगा, ठीक है। स्टेप फोर इसके अंदर क्या है, स्टेप 4 में क्या होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, ये नेगेटिव वाला भी सेम रहेगा, ये आपका गोला भी सेम रहेगा, प्लस माइनस। देखो इस नेगेटिव ने नेगेटिव को धक्का मारा, पॉजिटिव को अपनी तरफ कर लिया। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, अर्थिंग। क्या करते हैं हम, अर्थिंग, इसको बोलते हैं हम अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ, शेयरिंग ऑफ चार्ज विथ अर्थ, अर्थ के साथ चार्ज को शेयर करना। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं वो अर्थ के साथ शेयर हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले अगर अर्थ के साथ, फाइनल स्टेज है हमारा, फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक नेगेटिव वाला बंदा और दूसरा क्या मिलेगा हमें बताओ, एक पॉजिटिव वाला बंदा, ठीक है। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव और हमें ऐसे मिलेंगे, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, सेपरेशन। क्या कर देंगे हम, सेपरेशन। सेपरेशन करने से क्या होगा, आपने नेगेटिव को कहीं दूर फेंक दिया, तू बाहर में जा भाई, और अपने को जो स्फेयर मिल गया वो स्फेयर कैसा मिल गया, पॉजिटिव। तो क्या पहले ये स्फेयर न्यूट्रल था, क्या पहले इस स्फेयर में प्लस माइनस दोनों थे, अब इस स्फेयर में क्या है सिर्फ, अब इस स्फेयर में सिर्फ क्या है, इससे बेस्ट नहीं समझाया जा सकता। तो ये सारे स्टेप वाइज लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। प्लीज स्टेप वाइज लिख लो सारे बच्चे फटाफट। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में लिख दिया मैंने कि टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज होना ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी नियर इट। ये वाला स्टेप, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। स्टेप 3 को हम इंडक्शन कहते हैं। एक प्रकार से आप रफली बताऊं तो आपको देखिए इसमें क्या है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास, ये न्यूट्रल बॉडी देखो ध्यान से एक बार, एक न्यूट्रल बॉडी के पास ये न्यूट्रल बॉडी है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और जैसे हम एक चार्ज बॉडी लेके आए, एक नेगेटिव बॉडी लेके आए, तो क्या हुआ देखो, इस तरफ पॉजिटिव पैदा हो गया और इस तरफ नेगेटिव, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जब एक हम समझ पा रहे हैं बात को, क्या लेके आए हम, तो एक चार्ज बॉडी को लेके आए हैं, तो ये जो चीज है ना, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं कि टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी नियर इट। बात समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल भाषा में बताया मैंने। और होता क्या है इंडक्शन में बताओ, अगर आप नेगेटिव लेके आए हो तो नेगेटिव के क्लोज कौन आ जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव से दूर कौन जाएगा, नेगेटिव। तो ये सब बातें सिंपल है, बहुत सिंपल भाषा मैंने बोला है। वैसे अगर आप चाहो तो अपने स्कूल के टीचर की डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो, किसी बुक की डेफिनेशन भी फॉलो कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए काफी है समझाने के लिए कि इंडक्शन का मतलब क्या होता है। मैं चाहूं तो इसमें लिख सकता हूं कि सिमिलर चार्ज गोस अवे एंड अपोजिट चार्ज कम्स पास, मैं लिख सकता हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग, माई इंग्लिश इज नॉट मच गुड एज, मजाक कर रहा हूं, इंग्लिश आती है मेरे को। देखो ये सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे। एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी, जो मैंने पीछे आपको बताया। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि पहले एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, फिर एक चार्ज बॉडी लेंगे, दोनों को पास लाएंगे, उससे क्या होगा, सेपरेशन होगा, उसके बाद हम अर्थिंग कर देंगे और फिर बाद में दोनों को हटा देंगे, अलग अलग कर देंगे। फिर हाउ वुड यू चार्ज टू स्फेयर बाय इंडक्शन, दो स्फेयर को कैसे चार्ज करोगे इंडक्शन से, तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि हमें दो स्फेयर लेना टच वाले, फिर एक तीसरा लेके आना है अनचार्ज। समझ में आ गया ना। तो ये होमवर्क है, आप करेंगे किसी भी हाल में। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, समय लगेगा पर समय बदलेगा, समय बदलता हर किसी का है। तो हमने इंडक्शन पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। अब एक थोड़ा सा टॉपिक है चार्जिंग के बाद। मान लो हमने किसी बॉडी को चार्ज कर लिया, एक बॉडी था उसको हमने चार्ज कर लिया, मेरी बात सुनो, एक बॉडी था उसको चार्ज कर लिया, लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते, कोई भी बॉडी हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो हम कंफर्म कैसे करेंगे कि वो बॉडी चार्ज हो गया है। हाउ टू कंफर्म कि बॉडी चार्ज हो गया है, ये हमें सोचना पड़ेगा।
तो कोई बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ उसका कंफर्मेशन कैसे करते हैं? तो हाउ टू चेक अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, बॉडी इज चार्ज और नॉट, ये हमारा मुद्दा है कि भैया चार्ज कर लिया पर पता कैसे लगेगा, कंफर्म कैसे होगा? तो एक डिवाइस होता है जो सिलेबस में नहीं है, क्या बोला मैंने? डिवाइस होता है पर सिलेबस में नहीं है। तो आप क्यों करा रहे हो सर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीप, हम डीपली पढ़ रहे हैं ना। तो एक डिवाइस से हम चेक कर, डिवाइस का नाम होता है गोल्ड सोना लीफ, लीफ समझते हैं पत्ता, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है। बहुत सिंपल सेटिंग होती है इसकी। इसकी सेटिंग ये रही देखो, एक मेटल होता है, मेटल का नॉब, और यहां पर पत्ते लगे होते हैं 2 सोने के पत्ते, क्या बोला मैंने? सोने के पत्ते। और हवा ना घुस जाए, हवा से कोई प्रॉब्लम ना हो, मॉइस्चर पानी वानी ना लगे या कुछ भी हो, इसलिए इसको गिलास के उसमें भर देते हैं। ये गिलास होता है, गिलास के, और ये मेटल का नोब होता है, मेटल, यहाँ पर ये होता है मेटल, इससे हम टच करवाएंगे चीजों को। तो यही आपका गोल्ड लूफ इलेक्ट्रोस्कोप है, बहुत बेसिक सेटअप बताया मैंने आपको। अब सर इससे कैसे पता लगेगा, इससे कैसे पता लगेगा कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं? मान लो एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी, इस बॉडी को मैं यहां टच करूंगा, यहां क्या करूंगा? अभी मैं एक बहुत घटिया एग्जांपल करवाता हूं आपको। मान लो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्या ये? और मैंने इस मेटल से टच करवा दिया। अब नीचे है गोल्ड के लीफ है, गोल्ड, ये क्या है? ये सोना, क्या है बेटा? सोना है। अब मेरी बात सुनना, अब हुआ क्या कि जैसी एक चार्ज बॉडी को, मुझे पता नहीं है कि चार्ज है कि नहीं, पर मैं एक पल के लिए मान रहा हूं कि मेरा मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को हम यहां टच कराएंगे, ये पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पता आपको ये बात? तो ये क्या करेगा सोचो, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को। यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, मेरी बात सुनना, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर क्या बचेगा बताओ? यहां पॉजिटिव बचे, क्या बचेगा? तो इस जो सोने का पत्ता है, क्या बोला मैंने? जो सोने का पत्ता है, गोल्ड लीफ, ये जो सोने का पत्ता है, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव लगाएंगे हम यहां पे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला गया तो ये क्या बच जाएगा? यहां पे पॉजिटिव। तो इन पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो पत्ता फैल जाएगा, पत्ता फैल गया, उसे अगर पत्ता फैलेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि भैया कोई चार्ज बॉडी ही टच हुआ है। लेकिन मान लो ये न्यूट्रल होता, क्या होता? ये अगर ये न्यूट्रल बॉडी होता तो हम इसको टच करते, क्या करते? अगर न्यूट्रल बॉडी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं। अरे न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या? इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं तो पत्ता सेम का सेम उसी जगह पे रहेगा, मतलब बॉडी चार्ज अभी नहीं हुआ है। और समझ में आया? किसको? तुम्हें समझ में आया नितिन भाई? मुझे बार बार फील होता है इसको दर्द हो रहा है। आ गया? तो ये इस कॉन्सेप्ट कितना इजी है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो पत्ता फैलेगा, और चार्ज बॉडी नहीं हुआ तो पत्ता नहीं फैलेगा। बात समझ में आ गया? तो इसका जो वर्किंग है, अगर इसका वर्किंग मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं उसकी वर्किंग यहां पर लिख देता हूं, क्या बात समझ में आ गई? प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका वर्किंग मैं लिख दूंगा, पहले से नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश झाड़ दी, देखो झड़ गया इंग्लिश की। वर्किंग क्या है? व्हेन अ चार्ज बॉडी टचेस द मेटल नॉब, जैसे मेटल के नॉब को टच करेंगे किसी चार्ज बॉडी से टच करेंगे, द मेटल एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड लीफ, गोल्ड का जो पत्ता है, टेक प्लेस। तो गोल्ड लीफ का वो रिपल्शन के कारण क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, फैलेगा वो, ठीक है ना? वो फैलेगा, एक्सपेंशन नहीं बोलना चाहिए मुझे, दूर भागेगा। क्या? अरे इंग्लिश ठीक है, ठीक, एक्सपेंशन यानी एक्सपेंड होगा ना, थोड़ा एक्सपेंड तो फैलना होता है। सही है तो ठीक है, इंग्लिश है भाई। बाकी तो एग्जाम में आएगा नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, और जेई नीट में डेफिनेशन पूछते नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ज हम कैसे करेंगे और चार्ज को चेक कैसे करेंगे। हाँ, किसी ने एक वर्ड बताया मुझे कि हाँ रिपल्शन लिख दो, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपल्शन ऑफ गोल्ड लीफ टेक प्लेस। वेरी गुड क्रिस कुमार बेटा, तुम्हारी शादी जल्दी होगी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी 4 शादी होगी एक ही लड़की से। तो ये हमने देख लिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। चार्ज देख लिया, चार्ज कैसे करना है देख लिया, सब कुछ देख लिया। ये डायलॉग अच्छा था वैसे, टाटा मोदी सब कुंवारा, जो शादी करे बन जाए बेचारा।
है ना, अच्छी बात है भाई। उनको शादी करने की जरूरत ही क्या है, वो बूढ़े हो गए बहुत ज्यादा, है ना। चलो चलो, अब प्यारे बच्चों काम की बात करते हैं। कौन से काम की बात? अब हम पढ़ेंगे भाई, चार्ज आज पढ़ चुके हैं, ये सब छोटी मोटी बातें कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम फटाफट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मास वर्सेस चार्ज, कूलम्स लॉ, फिर न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, चैप्टर खत्म। यानी कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं डाइपोल आइपोल के साथ। ऐसा बोलने में आसान लग रहा है चैप्टर खत्म, ताकि तुम्हें तसल्ली तो हो। ठीक है, सो गाइस, प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों के बच्चे नहीं, ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसा। सो अब हम पढ़ेंगे चार्ज, हम पढ़ चुके हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द टॉपिक। सुंदर सुंदर बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेट्स हैव दिस फटाफट। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी बात करेंगे हम फटाफट। तो हमारे पास पहला है एडिटिविटी। क्या है हमारे पास? एडिटिविटी। ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, बताऊंगा अच्छे से। फिर दूसरा है कंजर्वेशन, दूसरा क्या है? कंजर्वेशन। और तीसरा बताऊं? क्वांटाइजेशन। क्या है ये? क्वांटाइजेशन। मजा आ जाएगा, मजा। अब इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, इन तीनों को बढ़िया से पढ़ना, लिख लो। हमारे पास 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, पर 3 हमें पढ़ना है अभी सिलेबस में इस वाला। एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। ये क्यों लिखा है क्यों? तो इसको पहले हम एडिटिविटी पढ़ेंगे, फिर कंजर्वेशन पढ़ेंगे, फिर क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे। फटाफट लिख लो, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फटाफट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे एडिटिविटी। किसकी बात करेंगे? एडिटिविटी। तो यहां पर देखिए, बहुत डिटेल में समझेंगे एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है चार्ज, टोटल चार्ज, सुनते रहना, ऑफ अ सिस्टम इज algebraic sum of all charges। कहने का मतलब क्या है? अरे सर, कहने का मतलब क्या है? मान लो एक सिस्टम है, ये कोई भी सिस्टम है, इसमें लिखा है भाई 2 कूलम है, -3 कूलम है, 4 कूलम है। बता भाई टोटल, बता टोटल चार्ज, बता टोटल। तो मैं कहूँगा सिंपल ऐड कर दो, अलजेब्रा। 2 4 6 -3 6, नहीं समझे? 4 + 2 -3, कितना आंसर आ गया? 3 कूलम, ये इसका आंसर। यानी कि बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज को ऐड कर सकते हैं, बस यही, चार्ज को सिंपली ऐड कर सकते हैं, यही है, बस खत्म हो गया। दूसरी पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है समझिए। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि भाई साहब कंजर्व, ये कंजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? हम कह रहे थे कि भाई लड़कियों को कंजर्व करो। राजस्थान में ऐसा शायद हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। दोबारा लाइट चली गई, कोई बात नहीं, बार बार लाइट जा रहा है, इन्वर्टर पे चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो हम कह रहे थे राजस्थान में कि लड़कियों को कंजर्व करो, या उसको उनकी संख्या बढ़ाओ। और था ना ऐसा कि एक ही लड़की से 3 भाई शादी करने पे मजबूर हो गए थे, राजस्थान में लड़कियां कम पड़ गई थी। पता है आप लोगों को ये बात? मैंने सुना था कहीं पे। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि भैया कम मत करो, जितना है कम से कम उतना रखो। कंजर्वेशन ऑफ टाइगर सुना होगा आपने, है ना? तो मतलब आप उसको डिस्ट्रॉय मत करो। अगर क्रिएट नहीं कर पा रहे तो डिस्ट्रॉय भी मत करो। तो बेसिकली आपने ये भी सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, सुना है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है कि भैया उसकी जो संख्या है वो कम ज्यादा नहीं हो सकती। कम ज्यादा मतलब क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि समझो एक थैली है, थैली छोड़ो, एक तिजोरी है, तिजोरी। समझते रहना। क्या ऑडियो साफ आ रहा है? ऑडियो साफ आ रहा है सबको ऑनलाइन में बच्चों? इज द ऑडियो इज साफ? प्लीज चैट में लिखो फटाफट। चलो जो भी है, मेरे को आइडिया नहीं था राजस्थान वाला केस, वो मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे रफली बोल दिया, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या था, देखो मैंने मतलब वर्ड को समझते थोड़ा सा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब, मान लो तिजोरी है, तिजोरी,
तिजोरी, तिजोरी के अंदर आपने 10 किलो सोना रखा, 10 किलो सोना कैसे रखा आपने, यहां 2 किलो का नेकलेस रखा, 2 किलो की कंगन जो भी है, कंगन कंगना जो भी है। अब ये एक तिजोरी है भाई, आइसोलेट है, बिल्कुल आइसोलेट, आइसोलेट मतलब दुनिया से अलग है, बिल्कुल आइसोलेटेड है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। और मान लो ये 1000 साल बाद, एक आइसोलेटेड सिस्टम में 1000 साल बाद जब हम सब मर गए, बहुत लोग मर गए, हजारों लाखों साल बाद किसी को मिला ये तिजोरी। अब हुआ क्या कि यहां पर लिखा हुआ था 5 किलो और यहां लिखा हुआ था x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? तो सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर ये तिजोरी आइसोलेटेड है, ये तिजोरी खराब नहीं हो रही है, तो 1000 साल बाद भी अगर ये 5 लिख दिया मैंने यहां पे गलती से, रुक जाओ सॉरी, मान लो 1 किलो लिखा हुआ है, समझो अभी, समझो यहां पर टोटल कितना है, 4 किलो, 2 किलो का नेकलेस है, 2 किलो का कंगना है। अब 1000 साल में ये हुआ हो, टेम्परेचर बढ़ा हो, प्रेशर बढ़ा हो, कुछ भी हुआ हो, उसकी वजह से ये हुआ हो कि भाई टूट गया हो, सोना टूट गया हो अंदर, या कुछ भी, वैसे टूटे उटे का नहीं, ये आइसोलेटेड है, क्या ये आइसोलेटेड। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सिंपल सी बात है कि अगर 2 और 2 4 है, तो 1000 साल बाद भी कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि सिस्टम कैसा है ये, आइसोलेटेड, तिजोरी है ना ये। तो हम बोलेंगे भैया देखो बात ऐसी है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर कोई सिस्टम है, अब हम इसको चार्ज से रिप्लेस करते हैं, चार्ज से मान लो यहां पर 2 कूलम है, यहां पर 2 कूलम है, तो 1000 साल बाद भी जब हम 1 कूलम और x को जोड़ेंगे तो 4 के बराबर ही होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर ये 2 + 2 है, 2 + 2, तो 1000 साल बाद भी कितना होना चाहिए, x + 1, x प्लस, तो देखो ऑटोमेटिक x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहां से x की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यानी वो कह रहा है कि x को 3 होना पड़ेगा, x को, तभी जाके अगर ये 2 और 2 ये 4 है, तो 3 और 1 मिलकर क्या होंगे, चार्ज। मतलब एक सिस्टम के अंदर चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहां पर कितने कूलम है, 4 कूलम, तो 1000 साल बाद भी 4 कूलम रहेगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो भाई इसकी डेफिनेशन लिख दी, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेटेड सिस्टम। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फिर हम अभी पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फटाफट। तो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डेफिनेशन पढ़ लिया। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। ये थोड़ा टफ है और इंपॉर्टेंट भी है, टफ भी है। ये सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसमें भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि मान लीजिए, तो देखो भाई ऐसा है कि मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है मान लो, और यहां पर भी एक कोई बॉडी है। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 50 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हो सकता है ना ऐसा। क्या कभी ऐसा होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है? क्या कभी ऐसा होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अरे होगा क्या कभी? क्या कभी ऐसा होगा कि 12.5 इलेक्ट्रॉन, 12.3 इलेक्ट्रॉन आएगा? हो सकता है क्या? अरे कभी ऐसा होगा क्या कि 16.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 16.5 इलेक्ट्रॉन? अरे इलेक्ट्रॉन आधा नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर में आएगा। किस में आएगा? किस में आएगा? इंटीजर में। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैंने कहा इस बॉडी के ऊपर, क्या बोला मैंने, इस बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आएगा, क्या आएगा? चार्ज। मान लो इस बॉडी का नाम है, बॉडी को बी बोल रहे हैं हम, इसको बी बोल रहे हैं। अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो चार्ज किसी भी बॉडी पर, क्या बोला मैंने, चार्ज किसी भी बॉडी पर n इंटू ई होगा। क्या होगा? n इंटू ई। लेकिन n क्या होगा? हमेशा इंटीजर। n क्या होगा? इंटीजर। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऑन अ बॉडी, पढ़ते इसको, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। भाई ये इंटीजर ही होना चाहिए, अगर हम इंटीजर नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे फिर, हम बोलेंगे 1.2 इलेक्ट्रॉन। अबे कोई सेंस है इस बात का? मैं से बोलूं आधा मुनील ट्यूशन में पढ़ाता है, तो नीचे वाला पार्ट क्या कर रहा है? ऊपर वाला पार्ट अगर पढ़ा रहा है तो नीचे वाला पार्ट क्या किस काम में बिजी है भाई? आधा मुनील नहीं हो सकता ना, मेरी बात ही समझे। वैसे आधा इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डेफिनेशन में लिख दूंगा, समझा मैंने दिया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 5 होंगे, इंटीजर के फॉर्म में होंगे, कभी भी 2.5 2 1.5 नहीं, 2.5 1.5 नहीं होंगे। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन अभी हम लिख देंगे, पहले नोट कर लो, इसे समझ लो पहले। तो मेरी बात सुनो, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरी बात समझे नहीं? सजा के, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो सुनो मेरी बात, अब मैं पहले समझा चुका हूं कि इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिला है, तो ये बॉडी कैसा बनेगा? नेगेटिव। और इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये बॉडी कैसा बनेगा? यानी कि चार्ज जो है, चार्ज वो प्लस भी हो सकता है, और तो यहां पर हम प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस। तो इसके लिए क्या आएगा आंसर? बताओ इसके लिए आंसर क्या आएगा? Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। कितना आएगा? माइनस एन ई। और इसके लिए क्या आंसर आएगा बताओ? Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। तो एक बॉडी पॉजिटिव बनता है तो दूसरा बॉडी क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। मेरी बात समझे? इसलिए किताबों में ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस। दूसरी बात ये कि सिंपल सी बात, ई की वैल्यू बता दी मैंने, ई की वैल्यू बताई थी मैंने, 1.6 10 की पावर माइनस 19। चलो बढ़िया है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चार्ज वर्सेस मास। ये क्वांटाइजेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत सारे, एक नहीं टाइप कराएंगे, टाइप के। अभी अपन एक अभी थ्योरी में एंड करते हैं, चार्ज वर्सेस मास। स्कूल के एग्जाम में कई बार आ जाता है, चार्ज वर्सेस मास। ठीक है, चार्ज वर्सेस मास कहने का मतलब क्या है भाई? तुमने एक दिन खड़े होकर बोला था कि जैसे किसी बॉडी के पास मास होता है, वैसे किसी बॉडी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है ना। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों में क्या खास बात है? क्या अलग क्या है दोनों में? तो अलग बातें सुनो। पहला क्या कि चार्ज जो है ना, चार्ज वो जीरो होता है किसी बॉडी के ऊपर। हो सकता है जीरो, मुझे किसी ने खिंचाई नहीं करी, मेरे को किसी ने फ्रिक्शन नहीं दिया, चार्ज जीरो है। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव भी होता है, पता है आप लोगों को? चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव भी होता है। मास जो है, मास कभी जीरो नहीं होता, मास कभी नेगेटिव। तुम लोगों ने कभी सुना है अरे ओ -2 किलो के, इधर आ भैया -2 किलो का सेब दे दो? नहीं होता। तो ओनली पॉजिटिव, मास क्या होता है? ओनली पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया दोनों में, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, जो चार्ज है, चार्ज आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, चार्ज, जो चार्ज है, और सॉरी मास के बारे में एक चीज सुना होगा, मास स्पीड के साथ चेंज होता है। E इक्वल टू mc स्क्वायर सुना आप लोगों ने? कि जो मास है वो स्पीड से चेंज होता है, तो ये स्पीड डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? स्पीड पे डिपेंड करता है। जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज को फर्क नहीं पड़ता। स्पीड इंडिपेंडेंट। ठीक है। तीसरा क्या, आपने यहां पर क्या पढ़ा है कि चार्ज की वजह से क्या होता है? रिपल्शन होता है, रिपल्शन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। चार्जेस के बीच में रिपल्शन अट्रैक्शन, पर मास में ओनली क्या होता है? ओनली अट्रैक्शन। आपने पहले भी इस पढ़ा है कि मास के अंदर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद है आप लोगों को? अरे कोई दिक्कत थोड़ी है। और देखो आपने ये पढ़ा है, अभी कि जो चार्ज होता है, चार्ज ये होता है क्वांटाइज्ड। क्या होता है?
क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है या भैया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 150 इलेक्ट्रॉन। पर मास में ऐसा होता है क्या? अरे 1.2 kg, 1.3 kg, 1.8 kg, 2.8 kg। क्वांटाइजेशन इसके अंदर नहीं होता। क्वांटाइजेशन इज नॉट स्टेबलाइज्ड, yet। अभी तक क्वांटाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है इसके अंदर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ऐसे हम चाहे तो हजारों डिफरेंस निकाल सकते हैं, हजारों। अभी भी मेरे को बहुत सारे आ रहे हैं मन के अंदर, पर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। मैंने देखो अगर एग्जाम में आया तो 4 तो आप इजीली लिख दोगे, पर आने का चांस भी कम है। पर मैं आपको और होमवर्क दे रहा हूं कि आप 4, 5, 6 जितनी भी चीजें हो और ऐड करेंगे। होमवर्क भी आपको करना ही पड़ेगा किसी हाल में। आसमान से हम ऊंचाई पाएंगे, कर हासिल सब कुछ हम दिखाएंगे। ध्यान रखना, जो राह में पर्वते रुकावट बनेगी, रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे। ध्यान रखना कि रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।